आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन, ओके। तो थोड़ा सा इसको ब्रीफ के अंदर अपन इंट्रोड्यूस करते हैं कि फ्रिक्शन क्या है और किन कंडीशंस में ये लगता है। उसके बाद में अपन मेनली न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्रिक्शन है क्या। तो सर आंसर है कि फ्रिक्शन एक तरीके का क्या है, फोर्स है। जिस तरीके से बाकी फोर्स जो होते हैं जो अपन लगाते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वॉटेवर जो भी फोर्सेज लग रहे हैं, जिस तरीके से बाकी फोर्सेज लगते हैं उसी तरीके से फ्रिक्शन भी एक तरीके का क्या है, फोर्स। तो सबसे पहला हमें समझ में आया कि फ्रिक्शन है क्या। तो सर फ्रिक्शन एक फोर्स है। मैं फ्रिक्शन को जो थ्योरेटिकल है उसको थोड़ा सा कम और न्यूमेरिकली पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी नीट वाले बच्चों को सबको फ्रिक्शन के बारे में सब कुछ पता होता है। तो अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ज्यादातर न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन इंट्रोड्यूस करते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो सर फ्रिक्शन एक क्या है, फोर्स, पहली चीज। दूसरा, सर फ्रिक्शन जो है वो कब लगता है, यानी कि किस कंडीशन में लगता है। तो आंसर है कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक सरफेस है, यानी कि बॉडी है, और उसके ऊपर अपन ने कोई किसी दूसरी बॉडी को रखा, यानी कि मान सकते हैं कि एक फ्लोर है, यानी कि एक सरफेस है, उस सरफेस से एक बॉडी है, और उस बॉडी के ऊपर मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगाया F। अब फोर्स लगाने से क्या होगा सर, फोर्स लगाने से दो चीजें हो सकती है। ये एम मास की बॉडी थी, किसी सरफेस पे रखी हुई थी, और मैंने क्या किया, इस पे एक फोर्स लगाया कैपिटल F। जब मैं इस पे कैपिटल F फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा। तो सर आंसर है या तो ये बॉडी क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, या फिर हो सकता है कि बॉडी फोर्स लगाने के बाद में भी मूवमेंट ना करे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो पहली चीज है, यानी कि जैसे ही आपने फोर्स लगाया और बॉडी चल रही है, यानी कि देयर इज ए रिलेटिव मोशन। तो जब भी रिलेटिव मोशन होगा किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में, यानी कि किन्हीं भी दो बॉडीज के रेस्पेक्ट में अगर रिलेटिव मोशन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, फ्रिक्शन नाम का फोर्स वहां पर प्रोड्यूस होता है, यानी कि वहां पर अराइज होता है। तो दो चीजें अपन ने डिस्कस की। पहली चीज सर फ्रिक्शन है क्या, तो सर फ्रिक्शन है फोर्स। दूसरी की फ्रिक्शन जो फोर्स है वो कब पैदा होता है। तो आंसर है कि जब किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रिक्शन आता है। अभी मैंने बोला कि अगर आप फोर्स लगाओगे तो या तो बॉडी चलेगी, या फिर बॉडी हो सकता है नहीं भी चले। तो अगर बॉडी चल रही है तो अपन बोलते हैं देयर इज ए रिलेटिव मोशन, यानी कि फ्रिक्शन कब लगेगा, जब रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन हो रहा हो। या ऐसा हो सकता है कि आपने फोर्स लगाया और बॉडी नहीं चली। अगर बॉडी नहीं चली इसका मतलब क्या है, तब भी फ्रिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, और मैंने देखा कि बॉडी चली नहीं रही। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी सेम स्टेट में, मतलब नेट फोर्स जीरो है। और नेट फोर्स जीरो कैसे हुआ कि आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो उधर से फ्रिक्शन भी कितना लगा, 10। तो उस बॉडी पे टोटल फोर्सेज कितनी हो गई, इधर से 10 और उधर से 10, तो नेट फोर्स हो गया 0। तो बॉडी सेम स्टेट में रह गई। यानी कि दोनों कंडीशन है कि अगर आपने फोर्स लगाया और बॉडी चल रही है तब भी फ्रिक्शन लगेगा, और आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद में बॉडी चल नहीं रही है, बॉडी वही है, इसका मतलब तब भी फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन फोर्स कब पैदा होता है, जब वहां पर रिलेटिव मोशन हो तब भी होता है, और रिलेटिव मोशन के बजाय इंटेंशन ऑफ मोशन हो तब भी फ्रिक्शन होता है। दूसरा हो जाएगा इंटेंशन ऑफ मोशन, इंटेंशन ऑफ मोशन। इंटेंशन ऑफ मोशन का मतलब क्या हो गया कि आपने फोर्स लगाया लेकिन बॉडी जो है वो मूवमेंट नहीं कर रही, देयर इज ओनली इंटेंशन, ठीक है। तो दो तरीके की कंडीशन हो गई कि सर जब रिलेटिव मोशन हो रहा है, यानी कि आपने फोर्स लगाया बॉडी चल दी, उस टाइम पे भी फ्रिक्शन लग रहा है, और जब बॉडी नहीं चली तब भी फ्रिक्शन लग रहा है। तो जब रिलेटिव मोशन होगा तब भी फ्रिक्शन आएगा, और इंटेंशन ऑफ मोशन होगा तब भी फ्रिक्शन आएगा। जब रिलेटिव मोशन होता है फ्रिक्शन आता है, उस तरीके के फ्रिक्शन को अपन बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ के से। और जब इंटेंशन ऑफ मोशन होता है, यानी कि बॉडी चल नहीं रही, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन आता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, एफएस। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है एफएस मैक्स, इसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएल। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि सर फ्रिक्शन के बारे में दो चीजें अपन स्टडी की, कि फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन कब लगता है। तो फ्रिक्शन एक तरीके से क्या है, फोर्स, और फ्रिक्शन लगेगा कब। तो आंसर है कि जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो तब भी फ्रिक्शन लगेगा, और रिलेटिव मोशन के बजाय अगर इंटेंशन ऑफ मोशन हो, यानी कि आपने बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी चल नहीं रही, यानी कि तब भी फ्रिक्शन है, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है एफएस मैक्स, जिसको लिमिटिंग बोलते हैं, और इसको काइनेटिक बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये जो फ्रिक्शन बना, इनके फॉर्मूलाज बता देता हूं कि ये जो फॉर्मूला होता है एफ के, ये होता है म्यू इंटू आर, ये होता है म्यू इंटू आर। और यहां पर म्यू क्या होता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और काइनेटिक के लिए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक में बता देते हैं कि ये जो एफ एस मैक्स है इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज अगेन म्यू इंटू आर, और यहां पर म्यू जो रह जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, और कोफिशिएंट ऑफ कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा।
तो इस तरीके से अपन ने फॉर्मूलाज भी देखे। फिर अपन बात करते हैं कि सर ये जो फ्रिक्शन होता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो आंसर इसकी डायरेक्शन होती है रिलेटिव मोशन या इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट, यानी कि अगर बॉडी इधर जा रही है तो फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी जिसको अपन ने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें थी फ्रिक्शन के बारे में जिसको मैंने इंट्रोड्यूस किया। फ्रिक्शन क्या है, कब लगता है और किधर लगता है। अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो न्यूमेरिकल के पैटर्न देखते हैं कि कितने टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे इसमें। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज कि एक फ्लोर है यानी कि एक सरफेस है, और इस सरफेस पे मान लो एक बॉडी आपने रख रखी है, और कोई भी मास ले लेते हैं इसका। लेट अस सपोज इसका मास है 2 kg। ठीक है, और यहां पर ये जो सरफेस है और बॉडी है ये दोनों का कॉन्टेक्ट सरफेस है, यहां पर फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन लगता है बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेसेस एट द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ बोथ बॉडीज। जहां पर कॉन्टेक्ट सरफेस है वहां फ्रिक्शन लग रहा है। तो यहां पर इसके लिए बारे में बताया गया है कि यहां जो म्यू की वैल्यू है वो दे रखा है लेट अस सपोज 0.5। ठीक है, यानी कहने का मतलब इस सरफेस के बारे में दे रखा है कि यहां पर म्यू 0.5 है। इसका मतलब ये जो सरफेस है ये क्या है, म्यू दे रहा है, यानी कि यहां से क्या होगा, सरफेस स्मूथ नहीं है यानी कि फ्रिक्शन लगेगा। यानी कि फिर से एक फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर अपन एक बॉडी रखी जिसका मास 2 kg था, और यहां पर इस सरफेस के बारे में बता रखा है कि इस सरफेस का जो म्यू है वो 0.5 है। सरफेस का म्यू 0.5 का मतलब क्या हो गया कि सरफेस स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शनलेस नहीं है। म्यू है इसका मतलब फ्रिक्शन लगेगा, यानी कि रफ सरफेस है और इसकी हेल्प से वहां पर फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, लेट अस सपोज इस पे कुछ फोर्सेज और लग रहे हैं। लेट अस सपोज एक फोर्स लग रहा है इधर, और इसकी वैल्यू ले ली मैंने 10 न्यूटन, और ये मान लो कि यहां से किसी एंगल पे लग रहा है, इसको ले लिया अपन ने 37 डिग्री। उसी तरीके से मान लो कि एक फोर्स यहां पर और लग रहा है कुछ इस तरीके से, और इसको मान लो ये 20 न्यूटन, और यहां वाला एंगल दे देते हैं अपन कुछ भी, ये मान लो 53 डिग्री है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा अपने लेवल बनाया इसका कि एक सरफेस है, फ्लोर है, बॉडी रखी हुई है, और म्यू की वैल्यू दे रखी है, यानी कि यहां पर फ्रिक्शन लगेगा। अगर म्यू नहीं दे रखा है इसका मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। उसके बाद में यहां पर 2 एक्स्ट्रा और फोर्सेज लगा रखे हैं, एक 10 न्यूटन ऊपर की साइड में और 20 न्यूटन नीचे की साइड में, ये फोर्सेज हैं। और आपसे बोला गया कि इस बॉडी का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो फोर्सेज लग रहे हैं इनके रेजोल्यूशन करते हैं, इनके कंपोनेंट लेते हैं। तो ये जो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है इसका एक कंपोनेंट आपका इधर बनेगा और एक कंपोनेंट ऊपर की साइड में बनेगा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये cos होगा, यानी कि 10 cos 37, और 10 cos 37 कितना होगा, तो 10 और cos 37 हमारे पास क्या होता है 4/5, दैट इज 4/5। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 8। तो शॉर्ट में लिख देता हूं इसको मैं 8 न्यूटन। अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 37। तो 10 मल्टीप्लाई sin 37 कितना होता है, दैट इज 3/5। तो 10 मल्टीप्लाई 3/5, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 6 न्यूटन। तो इसको लिख देते हैं अपन 6। इसी तरीके से इसके 2 कंपोनेंट लेते हैं, एक कंपोनेंट नीचे की साइड में, एक इधर हो जाएगा। अगर ये 53 है तो ये भी 53 होगा, ये 53 है तो ये हो जाएगा cos 53। तो 20 का cos 53 कितना होगा, दैट इज 20 मल्टीप्लाई cos 53। cos 53 कितना 3/5, 3/5, ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो यहां पर लिख दिया 12 न्यूटन। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, तो सर ये cos है तो ये sin हो जाएगा, यानी कि sin 53। तो 20 मल्टीप्लाई sin 53 कितना, यानी कि 4/5। 4/5 का मतलब यहां पर बन जाएगा दैट इज 16। तो ये लग जाएगा डाउनवर्ड 16 न्यूटन। तो सबसे पहले अपन ने फोर्सेज बनाए कि कितने फोर्सेज लग रहे हैं। तो 2 ये फोर्स थे, इनके 2-2 कंपोनेंट बना लिए। ये 2 कंपोनेंट हो गए 6 और 8, और एक ये फोर्स था जिसके कंपोनेंट बना लिए अपन ने 20 के 12 और 16। पहला तो ये हो गया। और क्या लग रहा है इस पे, तो ये तो वो फोर्सेस थे जो हमने लगाए 10 और 20 जिनके कंपोनेंट है। इसका खुद का मास है तो नीचे mg लग रहा है इस पे, तो नीचे इस पे लग रहा है mg, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो mg हो जाएगा 20 न्यूटन, ये नीचे की साइड में लग रहा है। तो ओवरऑल इस पे कितने फोर्सेज लगे वो सारे अपन ने बनाए हैं। अब क्या करते हैं कि सर एक फोर्स तो इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, वो मैंने बनाया 20। एक इस mg के अलावा आपने 2 और लगा दिए 10 और 20 वाले, उनके भी कंपोनेंट ले लिए। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं अपन। तो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम रहेगा, फिर से ये सरफेस के ऊपर हमारे पास 20 यानी कि 2 kg की बॉडी रखी हुई है,
और इसके फोर्सेज बनाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल में बना लेते हैं फिर वर्टिकल में बना लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स लग गया, हॉरिजॉन्टल में लग गया 8 + 12 यानी कि 20 न्यूटन लग गया हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में कितना लगा, तो वर्टिकल में 16 और 20 36 और 6 चला गया ऊपर यानी कि 30, तो डाउनवर्ड लग गया 30, ये 30 लग गया। ये ओवरऑल फोर्सेज बनाए अपन ने कि सर इस पे टोटल कितने फोर्स लगे, तो सर एक तो ये लगा जिसके दोनों कंपोनेंट, एक ये लगा जिसके दोनों कंपोनेंट, इनको सोल्व कर लिया, और एक इस पे लग रहा है mg। ठीक है, तो एक तो लग गया mg, एक लग गया 10, एक लग गया 20, इनके दो कंपोनेंट और 20 की जगह 20। कुछ इस तरीके से फोर्सेज बनाए अपन ने। ओवरऑल इनसे अपन ने बना लिया कि हॉरिजॉन्टल में रिजल्टेंट कितना लगा और वर्टिकल में कितना लगा। अब ये फोर्सेज लगे। अब ध्यान से देखो कि यहां से क्या होगा कि बॉडी किधर जाएगी, तो बॉडी पे 30 तो लग रहा है नीचे, तो बॉडी नीचे तो जाने से रही, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सीलरेशन 0 होगा। तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो गया 0, और इधर लग रहा है 20, इसका मतलब इधर 20 लग रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा इधर। तो यहां से अपन ने फ्रिक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली, ये हो जाएगा Fs फ्रिक्शन, और यहां पर अपन लिख देंगे F फ्रिक्शन की डायरेक्शन। ठीक है, Fs मैक्स बाद में करेंगे। ओके, तो पहला प्रोसेस क्या था कि इस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेज बनाओ। हो सकता है कि यहां पर एक फोर्स में और लगा दूं, इधर लगा दूं, व्हाटएवर द फोर्सेज, सबसे पहले फोर्सेज बनाओ, रिजल्टेंट फोर्सेज बनाओ कि हॉरिजॉन्टल में टोटल कितना लग रहा है और वर्टिकल में टोटल कितना लग रहा है। ठीक है, फिर ये देखें कि वर्टिकल में चलेगा या हॉरिजॉन्टल में, नो डाउट वर्टिकल में चलने के चांस होंगे नहीं, ना तो ये नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, तो इधर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, इधर चलेगा तो फ्रिक्शन इधर लग गया। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई कि सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल में तो एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन आएगा, तो हॉरिजॉन्टल में दो फोर्स हो गए 180 डिग्री पे, तो दिस माइनस दिस, a माइनस बी यानी कि 20 माइनस एफ, ये हमारे पास नेट फोर्स बनेगा, दैट इज ma। m कितना है हमारे पास, ma लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में वैल्यूज पुट करते हैं, तो 20 की जगह 20, f की वैल्यू पुट करते हैं, तो fs मैक्स निकालते हैं कि मैक्सिमम f कितना हो सकता है। तो fs मैक्स कितना होगा हमारे पास, तो fs मैक्स का फॉर्मूला अभी बताया था, म्यू इंटू आर। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 0.5 यानी कि 1/2, और r कितना होगा, तो नो डाउट ये वाली बॉडी जो है ये सरफेस पे लगा रही है 30, तो सरफेस वापस इस पे लगाएगी कितना, 30, तो ये हो जाएगा r की वैल्यू 30, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 15, तो ये आ गया 15। m की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और एक्सेलरेशन अपन को फाइंड आउट करना है, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 5, 2 नीचे आ जाएगा 5/2, दैट इज द एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था। तो प्रोसेस आपको याद रखना है कि सर क्या करना होता है एक्चुअल में जब भी न्यूमेरिकल सामने आए। हो सकता है कि यहां पर केवल इधर एक ही फोर्स हो सकता है कि अभी दोनों है, हो सकता है कि इधर ना हो कि इधर हो सकता है दोनों ऊपर की साइड में हो सकता है दोनों नीचे की साइड में, कैसा भी न्यूमेरिकल बने, अगर ऐसा पैटर्न आता है तो सिंपल सा एक तरीका है कि सर जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं वो लगाओ, उनके कॉम्पोनेंट बन रहे हैं तो कॉम्पोनेंट बनाओ, फिर उन कंपोनेंट से जो हॉरिजॉन्टल में लग रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल में बनाओ, वर्टिकल में लग रहे हैं वो वर्टिकल में बनाओ, फिर चेक करो किधर चलेगा, जिधर चलेगा उसके उल्टा फ्रिक्शन बनाओ और उसको सॉल्व कर लो। यहां से अपन ने देखा R, तो R मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि नीचे 30 लग रहा है तो रिएक्शन भी 30 लगेगा। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन टाइप 2 लेते हैं, थोड़ा सा इससे और लेवल बढ़ाते हैं कि फ्रिक्शन पे और कैसा न्यूमेरिकल बन सकता है। तो ये था हॉरिजॉन्टल सरफेस का, अब लेते हैं थोड़ा सा वर्टिकल सरफेस का। समझना, ये वर्टिकल सरफेस है, लेट अस सपोज वॉल है, एक दीवार है, एक क्या है दीवार इस तरीके से, और इस वॉल पर एक ब्लॉक लगा रखा है, ये एक ब्लॉक है, और मान लो इस ब्लॉक का कोई मास है, कुछ भी मान लो, लेट अस सपोज 3 kg। कितना मास ले लिया अपन ने, 3 kg। तो एक एक चीज देखते जाएं, एक वॉल है और वॉल के अटैचमेंट में अपन ने एक 3 kg का मास लटका रखा है। इसको लटका कैसे रखा है कि इसको यहां होल्ड करने के लिए इधर से एक फोर्स लगा रखा है अपन ने, दबा रखा है ऐसे, जैसे ये दीवार है और यहां पर मैंने इसको दबा रखा है, और इसको दबाने के लिए यहां फोर्स लगा लेट अस सपोज 100 न्यूटन, यानी कि ये दीवार है, यहां पर एक बॉडी है, इस बॉडी को मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगा के ऐसे होल्ड कर रखा है। ठीक है सर, ओके। तो टोटल कितने फोर्सेज हो गए अभी तक, 100 तो लगा इधर, और 3 का नीचे लग जाएगा mg 30, तो नीचे लग जाएगा 30 न्यूटन, ये हो गए। और भी मान लेते हैं, लेट अस सपोज एक फोर्स मैंने और लगा दिया, और वो लगा दिया मैंने इनवर्ड, अंदर की साइड में, यानी कि जैसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सोचो तो ये है, यहां पर बॉडी लगी हुई है, 100 तो लग रहा है इधर,
30 लग रहा है नीचे और 40 लग रहा है इधर इनवर्ड, तो यहां सिंबल बनाता हूं इनवर्ड के लिए क्रॉस, क्रॉस का मतलब अंदर, और ये लग रहा है 40 न्यूटन मान लो। कहने का मतलब ये है कि समझ में आना चाहिए कि कितने फोर्सेज और कहां लग रहे हैं। तो फिर से प्रैक्टिकली देखें, ये वॉल पे यहां बॉडी लगी हुई है, इस बॉडी पे इधर 100 लग रहा है, नीचे 30 लग रहा है और अंदर की साइड में 40 लग रहा है। ठीक है, ओके। कंपोनेंट यहां किसी के बनेंगे नहीं, ना इसके बनेंगे ना इसके बनेंगे ना 40 वाले के बनेंगे। अब ध्यान से देखो तो ओवरऑल कितने फोर्सेज लगे, तो नीचे लगा 30 इधर और अंदर की साइड में लगा 40, कुछ इस तरीके से ध्यान से देखना, नीचे लगा 30 और अंदर की साइड में लगा 40, ये दो, और एक इधर से लगा, ये लगा हमारे पास नीचे की साइड में 30, ये लगा अंदर की साइड में 40 और ये इधर से लगा 100, ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं। अब देखो कि बॉडी चलेगी किधर, सोचो, तो नो डाउट ये 100 वाला जो है, ये 100 वाला इसको इधर दबा रहा है, तो 100 से तो बॉडी चलेगी नहीं, क्योंकि 100 न्यूटन अगर आपने ऐसे लगाया है तो बॉडी दीवार में तो घुसने से रही, ना तो बॉडी इधर चलेगी ना इधर चलेगी, यानी कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इधर तो एक्सेलरेशन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 100 न्यूटन की वजह से ना इधर चल पाएगी ना इधर, तो इधर तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब बचे कितने, 2 फोर्स, एक बचा 30, तो सर अगर 30 की वजह से ये नीचे चलेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, 30 की वजह से नीचे चल सकता है। सिमिलरली अगर केवल 30 होता तो हमें कंफर्म होता कि सर 100 न्यूटन तो इसको चला नहीं पा रहा और 30 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो फ्रिक्शन ऊपर हो जाता, न्यूमेरिकल डन। लेकिन यहां पर 30 के साथ साथ मैंने 40 और दे दिया, तो 40 किधर लग रहा है, तो सर 40 लग रहा है अंदर की साइड में, ऐसे लग रहा है, तो बॉडी इधर भी चल सकती है। ये दीवार, इस दीवार के न तो अंदर घुस सकती है न बाहर जा सकती है, तो बॉडी क्या करेगी, 100 न्यूटन वाला फोर्स न तो इसको इधर चलाएगा ना इधर चलाएगा, तो इस फोर्स की वजह से तो इधर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर 30 है तो 30 से नीचे जा सकता है, ठीक, 40 है तो 40 से इधर भी जा सकता है, तो चलाने वाले फोर्सेज कितने हो गए, 2। यही आपको चेक करना है कि सर एक तो हो गया 30, एक अंदर लग गया 40। अब दोनों लग रहे हैं तो चलेगा किधर, 30 की तरफ चलेगा या 40 की तरफ, तो आंसर है जिधर इनका रिजल्टेंट होगा उधर चलेगा। तो सबसे पहले इनका रिजल्टेंट बनाते हैं, तो 30 नीचे आ गया और ये 40 इधर आ गया, तो दोनों 90 डिग्री पे है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a² + b² रूट के अंदर, यानी कि 30 का स्क्वायर 900 प्लस 40 का स्क्वायर यानी कि 1600, तो ये हो जाएगा 2500, यानी कि आंसर आ जाएगा दैट इज 50, आंसर आएगा 50 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, और 50 न्यूटन लगेगा किधर, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, प्रैक्टिकली समझाता हूं, ये रहा 30 और ये रहा इधर 40, तो इनका रिजल्टेंट किधर बनेगा, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट होकर इधर लगेगा, यानी कि बॉडी न तो नीचे जाएगी न ही बॉडी अंदर की तरफ जाएगी, दोनों के बीच में जाएगी 50 से, कुछ इस तरीके से 50 न्यूटन से। ठीक है, अब 50 न्यूटन से अगर इधर जा रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसके उल्टा लगेगा, यानी कि फ्रिक्शन इधर लगेगा। ठीक है, अब लगने वाला फोर्स जो इसको चलाएगा वो कितना है, 50 न्यूटन। फ्रिक्शन चेक करते हैं मैक्सिमम कितना है, तो एफएस मैक्स निकालते हैं। एफएस मैक्स क्या होता है, म्यू इंटू आर, म्यू की वैल्यू यहां पर कितनी है, लेट अस सपोज अगेन म्यू की वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई विथ आर, आर कितना होगा, तो 100 से इसको दबाया तो वापस 100 ही आएगा, तो आर की वैल्यू 100 है, तो यहां से आंसर आया हमारे पास 50 न्यूटन। तो एफ एस मैक्स हमारे पास कितना आया, 50, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 50, इससे ज्यादा नहीं लग सकता, और हमने फोर्स कितना लगाया, 50, यानी कि जब मैं 50 लगाऊंगा तो फ्रिक्शन भी कितना बन रहा है, 50, यानी कि एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 0। ये गुड लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग भी था, समझने वाली बात थी इसमें कि क्या क्या कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं। सारी पॉसिबिलिटीज मैंने बताई कि अगर अकेला 30 होता, अकेला 40 होता, दोनों होते तो क्या होता। एक बार फिर से कि यहां पर लग रहा है 100, नीचे लग रहा है 30, अंदर लग रहा है 40, 100 वाला तो चला नहीं सकता, 30 वाले से नीचे जाएगा, 40 वाले से अंदर जाएगा, तो जाएगा किधर, जिधर इनका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट आया 50, तो 50 तो आपने लगाया। अब फ्रिक्शन कितना है, तो फ्रिक्शन भी है मैक्सिमम 50, यानी कि अपना फ्रिक्शन जो है वो 50 तक अपनी वैल्यू को बढ़ाता है, तो हमने 50 लगाया तो वो भी 50 लगाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0, तो एक्सीलरेशन हो गया 0। तो इस डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन नहीं है और इधर भी एक्सीलरेशन होने का सवाल ही नहीं है, तो बॉडी यहीं पे रहेगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
मान लो कि ये सरफेस है, ऐसे ये वर्टिकल सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और यहां एक बॉडी रखी हुई है। ये तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल है, ठीक है। और बॉडी का मास फिर से मान लो 2 kg, और यहां म्यू की मान लो फिर से वैल्यू 0.5, और यहां पर एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, उससे इसको बांध रखा है, और इसको मैं इधर खींच रहा हूं, मान लो लेटर सपोज 5 न्यूटन फोर्स से, ठीक है। क्या क्या कंडीशन दी? एक बॉडी है जिसको एक फ्लोर पे रख रखा है, फ्लोर का जो सरफेस है उसका म्यू दे रखा है 0.5, बॉडी का मास 2 kg है, और यहां रस्सी और लगा दी, यानी कि इसमें एक नई चीज और ऐड कर दी कि यहां पर रस्सी में क्या आएगा? टेंशन, ठीक है। तो टेंशन भी आएगा, और उसके लिए अपन ने यहां पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि रस्सी में कितना तो टेंशन है और सरफेस पे कितना फ्रिक्शन है, ये दोनों चीजें निकालो, टेंशन एंड फ्रिक्शन। ये जो पैटर्न है इसमें क्या निकालना है? टेंशन भी निकालना है और फ्रिक्शन भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? तो सोचें कि सर इसमें सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम यह है कि टेंशन और फ्रिक्शन में से पहले कौन आएगा, यानी कि जब मैं इसको 5 न्यूटन फोर्स के साथ इसको इधर खींचूंगा तो पहले इसमें टेंशन पैदा होगा या पहले इसमें नीचे की साइड में फ्रिक्शन पैदा होगा? सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले कौन आएगा, यानी कि जब अपन सोल्व करें तो पहले किसको कंसीडर करें कि इतना टेंशन आ गया अब इतना फ्रिक्शन आएगा, या फिर पहले इतना फ्रिक्शन आ गया इतना टेंशन आ गया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो याद रखें कि पहले आता है फ्रिक्शन और बाद में आता है टेंशन। ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे, पहले फ्रिक्शन आएगा और बाद में क्या आएगा? टेंशन आएगा, ठीक है। ओके, अब तो चेक करते हैं इसको कि कितना फ्रिक्शन आएगा और कितना टेंशन आएगा। तो पहले फ्रिक्शन आएगा तो फ्रिक्शन पे बात करते हैं। एफ एस मैक्स निकालते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू क्या होती है? तो एफ एस मैक्स हमारे पास होता है म्यू इंटू आर। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है? अगेन 1/2, और आर कितना हो जाएगा? दैट इज एम जी। नीचे कितना लग रहा है? 20, तो वापस कितना मिलेगा? 20। तो जितने से इसने सरफेस को दबाया उतना ही ऊपर जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू 20। तो आंसर हमारे पास आया 10 न्यूटन। तो सबसे पहले फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 10, और किधर लगेगा? तो नो डाउट इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन कितना लग सकता है? मैक्सिमम लग सकता है 10। ये मैंने क्या निकाला? एफ एस मैक्स। क्या निकाला मैंने? ये एफ एस मैक्स निकाला, यानी कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली। तो पहला पॉइंट क्या था कि सर फाइंड आउट करते हैं टेंशन और फ्रिक्शन, पहले कौन लगता है? तो आंसर है सर पहले लगता है अपना फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन पे काम किया, बाद में टेंशन पे। फ्रिक्शन कितना है? तो मैक्सिमम वैल्यू निकालो फ्रिक्शन की, कि एफ एस मैक्स कितना है? तो म्यू इंटू आर, म्यू इज 1/2 और आर इज इक्वल टू 20। आर कितना होता है? तो इसने नीचे लग रहा है 20, तो इसने सरफेस को 20 से दबाया, तो सरफेस ने वापस कितना लगाया? 20। क्यों? क्योंकि बॉडी सेम स्टेट में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 है, इसका मतलब जब मैं इधर 2 न्यूटन लगाऊंगा तो उधर 2 आ जाएगा, इधर 3 लगाऊंगा तो 3 आ जाएगा, इधर 5 लगाऊंगा तो 5 आ जाएगा, 6 लगाऊंगा 6 आ जाएगा, 10 लगाऊंगा 10 आ जाएगा, 11 लगाऊंगा तो 11 नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना है? 10। लेकिन अगर मैं 10 से कम लगाता हूं, 9 लगाता हूं, तो इधर 9 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम ये कहां तक एडजस्ट कर रहा है? 10 तक। तो इधर मैंने क्या लगाया? 5, तो इधर भी कितना आ जाएगा? 5। तो हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन। और अगर फ्रिक्शन इधर 5 आ गया तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। 5 इधर लगाया, 5 इधर लग गया, नेट फोर्स 0, तो टेंशन कितना हो जाएगा? 0। सिंपल सा था, ट्रिकी था, थोड़ा सा समझने वाली चीज थी, वो मैंने बताई। तो याद रखने वाली चीज क्या है कि सर सबसे पहले फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। लेट अस सपोज ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आती 3 न्यूटन, तो क्या होता? मान लो, तो प्रोसेस क्या बता रहा था मैं कि सबसे पहले फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन निकालो, एफ एस मैक्स निकालो। एफ एस मैक्स की वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है। हमने जो फोर्स लगाया वो उससे कम है
तब तो वही आंसर रह जाएगा। जैसे हमने फोर्स लगाया 5, तो ये 5 हो सकता है क्योंकि ये तो 10 तक हो सकता है, तो हमारा आंसर है हमने 5 लगाया, इधर भी 5 आएगा, तो ये तो हो गया 5, और अगर ये 5 हो जाएगा इधर भी 5, तो टेंशन हो जाएगा 0। मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो ये 3 आता, लेट अस सपोज ये कितना आता, 3 आता, तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की 3 हो सकती है, तो लेकिन आपने कितनी लगाई 5, यानी कि आपने उधर 5 लगाया लेकिन इधर तो कितना आया 3, तो नेट कितना हो जाएगा 5 - 3 2, क्या बच गया 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या बोला मैं कि इधर आ गया 5 और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है 3, तो मैं उधर 3 लगाऊंगा तो इधर 3, उधर 4 लगाऊंगा तो 3, उधर 5 लगाऊंगा तो भी 3, तो इधर फ्रिक्शन तो आ गया 3, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाती है 3। टेंशन कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शन अगर 3 है तो टेंशन कितना हो जाएगा 2, तभी जाके बैलेंस करेगा, यहां पर होल्ड करेगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर अभी क्या था, आपने लगाया 5 तो फ्रिक्शन भी लगा 5, तो 5 - 5 कितना हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स अगर 0 है तो टेंशन कितना हो जाएगा 0। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं इसी तरीके का। ओके, यहां बनाता हूं एक बार के लिए। मान लो कि ये सरफेस है और इस पे एक बॉडी रखी हुई है और एक बॉडी इस पे और रखी हुई है, दोनों को एक किसी स्ट्रिंग से बांध रखा है। मान लो इसका मास 2 kg है, इसका मास 5 kg है, कुछ भी मान लेते हैं। इस पे मान लो इधर एक फोर्स लगाया आपने 25 न्यूटन का, और मान लो इधर भी एक और फोर्स लगाया 15 न्यूटन का। ठीक है, और यहां म्यू की वैल्यू मान लो 0.5 है और यहां म्यू की वैल्यू मान लो 0.4 है। ये एक न्यूमेरिकल बना दिया अपन ने, और क्वेश्चन वो का वो ये कि फाइंड आउट टेंशन एंड फ्रिक्शन, ये फाइंड आउट करना आप, फ्रिक्शन और टेंशन। ठीक है, तो प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले हमें पता है कि टेंशन और फ्रिक्शन में पहले कौन आता है, फ्रिक्शन, पहले कौन आएगा, फ्रिक्शन। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि पहले एक ही बॉडी थी, तो हमें पता था कि सर अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन जो आएगा वो इधर आएगा, अगर इधर फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन किधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, यहां क्या प्रॉब्लम आ रही कि सर दो बॉडीज है, इधर फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन इधर आएगा और इधर फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन इधर आएगा, तो चालू कहां से करें, तो सर इसमें से पहले किसी से भी चालू कर दो, ये आपको चेक ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे और क्या वैल्यू सही है वो अपन देखते हैं। देखना जरा ध्यान से, टेंशन और फ्रिक्शन निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 0 से कि टेंशन और फ्रिक्शन में सबसे पहले कौन आता है, तो सर आंसर है फ्रिक्शन आता है। पहले कौन आता है, फ्रिक्शन आता है। अगर फ्रिक्शन पहले आता है तो फ्रिक्शन किधर से लगेगा, यानी कि इस वाले बॉडी पे पहले काम करें या इस 15 वाले के अकॉर्डिंग इस पे काम करें, तो किसी एक पे पहले काम करो। मैं इधर काम करता हूं, मान लो तो इधर लगाया मैंने 25, तो इधर लगेगा फ्रिक्शन। क्या लगेगा इधर, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की एफएस मैक्स निकालते हैं यहां पे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू आर। म्यू कितना हो गया 0.4 और आर कितना हो गया mg, यानी कि 50। पॉइंट से 0 गया तो आंसर आया 20। कितना आंसर आया 20। तो यहां पर फ्रिक्शन लगा 20, यहां पर फ्रिक्शन कितना लगा 20, ये 20 लगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शन 20 लगा तो इस बॉडी को यहां इक्विलिब्रियम में रखने के लिए टेंशन कितना लगेगा 5, क्योंकि इधर 25 है और इधर फ्रिक्शन कितना हो गया, दैट इज 20। तो फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, इधर 25 को बैलेंस करने के लिए तो 20 तो फ्रिक्शन ने दे दिया, तो 5 कौन देगा, टेंशन ने, तो टेंशन आ जाएगा 5। अगर इधर टेंशन 5 है तो इधर भी टेंशन कितना होगा 5 न्यूटन। 5 न्यूटन टेंशन इधर हो गया और 5 न्यूटन इधर हो गया। अब देखो अगर इधर 5 न्यूटन टेंशन है तो यहां फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, तो यहां फ्रिक्शन होना चाहिए 10। कितना होना चाहिए 10। तो यहां अपन चेक करते हैं कि यहां फ्रिक्शन कितना होगा, तो यहां लिख देता हूं मैं एफ एस मैक्स निकालते हैं म्यू इंटू आर। तो म्यू कितना है हमारे पास 1/2 और आर कितना हो जाएगा mg, दैट इज 20। तो आंसर कितना आया 10। यानी कहने का मतलब टेंशन 5 है और ये कितना आया 10, यानी कि हमने जो किया बिल्कुल सही है। तो क्या क्या आंसर आएंगे कि यहां पर टेंशन कितना है 5
और फ्रिक्शन कितना है, यहां फ्रिक्शन है 10 और यहां फ्रिक्शन है 20। दीज आर द आंसर्स, 3 आंसर निकले इसके। टेंशन सेम है 5, यहां फ्रिक्शन 20 और यहां फ्रिक्शन कितना लगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो लेते हैं इसी तरीके का। मान लो कि ये एक सरफेस है फिर से, और इस सरफेस पे 2 बॉडी रख दी मैंने, एक यहां रख दी और एक बॉडी यहां रख दी। लेट अस सपोज इसका मास है 20 kg और इसका मास है 10 kg, कुछ भी ले सकते हैं। यहां अपन ने 2 और 5 लिया था, वहां मैंने लिया 20 एंड 10 kg, और दोनों को एक स्ट्रिंग से जोड़ दो। ठीक है, और यहां पर जो म्यू की वैल्यू है वो मान लो आपको दे रखी है 0.5, और यहां पर भी म्यू की वैल्यू दे रखी है लेट अस सपोज 0.5, सेम वैल्यू ले ली अपन। ठीक है, और मान लो कि इधर से फोर्स लग रहा है 110 न्यूटन और इधर से फोर्स लग रहा है लेट अस सपोज 80 न्यूटन। ठीक है, और आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया कि टेंशन और फ्रिक्शन फाइंड आउट करो, ये दोनों चीजें फाइंड आउट करो। तो अपन को करना क्या है, पहले स्क्रीन को पॉज करें और आप खुद ट्राई करें, सेम प्रोसेस वी विल रिपीट। वही चीजें अपन को करनी है जो यहां किया। पहले फ्रिक्शन आता है, अब फ्रिक्शन सिंगल बॉडी में तो पता है कि इधर आएगा कि इधर आएगा, लेकिन डबल बॉडी में है तो किसी एक से चालू करो। एक से चालू करने के बाद में देखो कि आपकी कंडीशंस फुलफिल हो रही है क्या। जैसे यहां फुलफिल हो रही थी कि यहां अपन ने 5 था, यहां 5 टेंशन आया था, क्योंकि यहां पर एफएस मैक्स इधर से चालू किया तो एफएस मैक्स 20 था तो बच गया 5, इधर भी 5, तो इधर कितना चाहिए 10, और 10 अवेलेबल था, मतलब सही है। अब यहां देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले फ्रिक्शन, तो कहां से चालू करें, मान लो यहां से चालू करते हैं। इस बार इधर से चालू करता हूं, चेक करके बता रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि सर पहले किस पे काम करें, तो वो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो पहले यहां से चालू किया, अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, तो यहां से चालू करते हैं। देखो, तो यहां से चालू करेंगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो सर इधर लग रहा है फोर्स, तो फ्रिक्शन लगेगा सर इधर। इस बॉडी पे काम कर रहे हैं 110 इधर, तो फ्रिक्शन लगा इधर। ये जो फ्रिक्शन लगेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, एफएस मैक्स। तो एफएस मैक्स कितना होगा, यहां लिख रहा हूं सर, एफएस मैक्स यहां कैलकुलेट करते हैं म्यू इंटू आर। म्यू की वैल्यू आई 1/2 और आर कितना होगा mg, दैट इज mg हो जाएगा 200, मास है 20 और g की वैल्यू 10। ठीक है, 200, तो यहां से सॉल्यूशन हो जाएगा दैट इज 100। ये फ्रिक्शन बन गया 100, यहां लिख दिया 100। अगर इधर फ्रिक्शन लग रहा है 100 तो टेंशन कितना लगेगा, तो सर फ्रिक्शन 100 है तो टेंशन कितना लगेगा 10, और अगर इधर टेंशन 10 है तो इधर भी टेंशन कितना 10। अब इधर 10 टेंशन की वैल्यू आई तो यहां पर फ्रिक्शन कितना आना चाहिए, फ्रिक्शन आना चाहिए 70, क्योंकि बच गया कितना 80 और ये 10 हो गया तो इधर भी 70 आना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ एफएस मैक्स कितना है, तो दूसरा एफएस मैक्स यहां निकालता हूं। तो एफएस मैक्स कितना था, म्यू इंटू आर, म्यू की वैल्यू 1/2, आर कितना 100, तो आंसर कितना आएगा 50। जबकि हमें चाहिए क्या, तो ये एफएस मैक्स आया, यानी कि मैक्सिमम तो 50 फ्रिक्शन, इससे ज्यादा नहीं है, और हमें चाहिए कितना 70, तो 70 चाहिए और 70 मिला नहीं। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो रॉन्ग है, यानी कि इधर से नहीं चलना है, अब उधर से चलना है। उधर से चल के बताता हूं, ये उधर से चल के बताता हूं। ठीक है, तो सर वापस इन सारी चीजों को इरेज करता हूं मैं, ये सारी हटा दी यहां से। ठीक है, ये भी हटा दिया। ठीक, यहां से चलते हैं तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो सर फ्रिक्शन लगेगा इधर। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 50, अभी अपन ने निकाली थी 50, तो यहां फ्रिक्शन लगा 50, तो फ्रिक्शन 50 लगा तो टेंशन कितना लगेगा 30, यहां टेंशन कितना हो जाएगा, यहां भी 30। अगर यहां 30 है तो यहां कितनी डिमांड है, तो सर यहां डिमांड होगी 80 की, तो क्या 80 अवेलेबल है, तो यहां एफएस मैक्स था 100 तक अवेलेबल है, तो 80 चाहिए तो 80 मिल जाएगा, इसका मतलब यहां 80 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या है, टेंशन इज 30, फ्रिक्शन यहां पर 50 और फ्रिक्शन यहां पे 80। आई होप फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। कुछ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स भी मैंने करवाए हैं। हो सकता है कि टाइम लगे कि समझने में, कि समझ में आया नहीं, या फिर हो सकता है कि काफी देर से समझ में आया, ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि जितने पैटर्न मैंने आज बताए सब पे न्यूमेरिकल आता है, और आप ध्यान से आराम से डीपली अगर इसको सुनते हो तो एक एक चीज मैंने यहाँ डिस्क्लोज की है कि किस तरीके के न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करते हैं। थैंक यू।